So let me introduce Kushwinder Singh, popularly known as I Caveman, on our podcast show today. थैंक यू सो मच अभिनव जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। न्यूट्रिशन कंसल्टेंट होता क्या है? देखिए, न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी के अंदर ये होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, यदि आप एक एथलीट हैं तो ग्राउंड में वो परफॉर्मेंस खाने पीने से, बेसिक सप्लीमेंटेशन से कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो कुशविंदर, हम सबसे पहले बात करते हैं। और पेरेंट्स आजकल टिपिकल कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं कि बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हो रहा है, उनका बॉडी बैलेंस बहुत खराब है, उनका पोस्चर बहुत पुअर है। अगर मैं आपसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपका ओपिनियन चाहता हूँ, न्यूट्रिशन का क्या इसमें रोल? तो आपने पूरे पॉडकास्ट का सार पहले ही सवाल में पूछा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ के अंदर जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, आपका जो कंकाल तंत्र है, वो कितना ग्रो कर रहा है, दैट इज नंबर वन। बोन्स की ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या चाहिए? नंबर वन इज प्रोटीन, नंबर सेकंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी प्लस के। उसके ऊपर जो आपके मांसपेशियां हैं, मसल्स है, वो सेकंड ग्रोथ वाली चीज होती है। बचपन से ही इतना ज्यादा जंक फूड खिलाया जा रहा है। भारतीय सेलिब्रिटी, इनके अगर आप बच्चे देखेंगे, आपको ज्यादातर की हाइट लंबी मिलेगी। क्यों? जो न्यूट्रिशन वाला पॉइंट है, उसको वो बहुत अच्छे से लोग कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, विजन विद विजनरीज। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक ऐसे ही गेस्ट से जो एक न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट है और बहुत जोरदार कंटेंट, धमाकेदार कंटेंट बनाते हैं रिलेटेड टू योर न्यूट्रिशन, डाइट, हेल्थ एंड फिटनेस। So let me introduce Kushwinder Singh, popularly known as I Caveman, on our podcast show today. थैंक यू सो मच अभिनव जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। So Kushwinder, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि why this I Caveman as a name? और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट होता क्या है? What do you exactly do? Can you please elaborate? देखिए, न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी के अंदर ये होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, यदि आप एक एथलीट हैं तो ग्राउंड में वो परफॉर्मेंस खाने पीने से, बेसिक सप्लीमेंटेशन से कैसे बढ़ाई जा सकती है। Okay. या फिर आप मान लीजिए मेडिकेशंस पे है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इस तरह की बीमारी के, तो आप अपनी लाइफस्टाइल से, आप अपने खाने पीने से उसमें सुधार करके उन दवाइयों से कैसे निजात पा सकते हैं। ये काम होता है एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट का एंड एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का। अब मैं आपको जो आपका दूसरा सवाल है कि व्हाट इज आई केवमैन, उसके बारे में बताता हूं। अब हम बात करते हैं आई केवमैन की। तो आई केवमैन एक विचारधारा है जहां पर आई और केवमैन ये दो वर्ड है। आई का मतलब है इनोवेशन, इनोवेशन 21st सेंचुरी की, लाइक इंटरनेट, आईफोन, आईपैड, दिस इज दैट आई। ओके, आज का युग 21st सेंचुरी। और हम बात करें केवमैन की, तो गुफा में रहने वाला आदमी। अब गुफा में रहने वाले आदमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे वो बहुत ही ताकतवर था, उसमें स्टेमिना बहुत अच्छा था। किसी भी केवमैन के आपको पेट नहीं मिलेगा, उसकी तौंद बढ़ी हुई आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज आज के युग में, आज के मानव में लाना, दिस इज आई केवमैन। और इस नाम से हम हमारा पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी सर्विसेज जयपुर के अंदर चलाते हैं। वाओ, वंडरफुल। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप जरूर देखें पूरा, क्योंकि हम ढेर सारी बात करने वाले हैं अबाउट द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ योर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, और वो कैसे आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपके विजन को भी सपोर्ट कर सकता है। और साथ ही हम इनके साथ में बैठ करके आज बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स पे बात करेंगे, बहुत सारे मिथ्स को हम बस्ट करेंगे। तो इस वीडियो को आप टिल द एंड देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको शेयर कीजिए। तो कुशविंदर, हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ में डील करता हूँ और पेरेंट्स आजकल टिपिकल कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं कि बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हो रहा है, उनका बॉडी बैलेंस बहुत खराब है, उनका पोस्चर बहुत पुअर है। तो जब हम विजन एस्पेक्ट्स पे तो हम बात करते हैं कि वो कैसे हेल्प करता है। अगर मैं आपसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपका ओपिनियन चाहता हूँ, एक आपका व्यू चाहता हूँ कि कैसे हेल्थ, फिटनेस, ओवरऑल ग्रोथ को, बॉडी बैलेंस को, पोस्चर को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और न्यूट्रिशन का क्या इसमें रोल? देखिए, वैसे तो अगर मैं बोलूं तो आपने पूरे पॉडकास्ट का सार पहले ही सवाल में पूछा। अब मैं इसको आसानी से एक एक चीज को ब्रेक करता हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात हम करते हैं ग्रोथ के बारे में, जो आपने बोला कि बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ साथ ये सारी समस्याएं देखने में मिलती हैं, और ये समस्याएं भी उनकी ग्रोथ के साथ साथ ग्रो हो रही है। ट्रू। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ होती क्या है। बच्चों की जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उनकी हड्डियां कितनी लंबी है। जितनी ज्यादा हड्डी की लंबाई होगी, उतनी ज्यादा उनकी हाइट बढ़ेगी। ग्रोथ के अंदर जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, आपका जो कंकाल तंत्र है, वो कितना ग्रो कर रहा है, दैट इज नंबर वन थिंग। ओके। उसके ऊपर जो आपके मांसपेशियां हैं, मसल्स है, वो सेकंड ग्रोथ वाली चीज होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे पहली चीज का जिसका टेक केयर करना है
वो है मेरा कंकाल तंत्र, बोले तो मेरी बोन्स। ओके बोन्स की ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या चाहिए? नंबर 1 इज प्रोटीन, ओके नंबर 2 फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी प्लस K2। ओके अब इसके अंदर प्रोटीन जो है, अब मैं आपको और आसान करता हूं इसको। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये हम अधिक मात्रा में खाते हैं। मेजरली कोई भी आप फूड खाओगे इन्हीं के कॉम्पोजिशन से बनता है। तो अगर आप ये फूड खा रहे हो और उसमें प्रोटीन की मात्रा आपके पास कम है तो आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज अगर आप जो सेलिब्रिटीज हैं, भारतीय सेलिब्रिटी, इनके अगर आप बच्चे देखेंगे आपको ज्यादातर की हाइट लंबी मिलेगी। क्यों? पहले ये नहीं होता था। आप पहले के पुराने एक्टर्स देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट 90s में जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी हाइट कंपैरेटिवली कम है। वो अब क्यों है? क्योंकि जो न्यूट्रिशन वाला पॉइंट है उसको वो बहुत अच्छे से लोग कवर कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी हड्डियों की लंबाई ज्यादा है, नंबर 1। अब नंबर 2 अगर मैं बात करूं, आपके जो मसल्स का बनना है वो डिपेंड अगेन करता है, मसल बनी हुई होती है प्रोटीन से। अब चूंकि बचपन से ही इतना ज्यादा जंक फूड खिलाया जा रहा है, प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का क्या कॉम्बिनेशन बच्चे को देना चाहिए ना, ये ना ही तो पेरेंट को पता होता है, और बच्चे के लिए तो क्या है कि खाना आ गया और उसने खा लिया। तो अगर कोई बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 8-10 साल का है, उसको कुछ भी मालूम नहीं, उसके लिए वो खाना है और उसने उसको कंज्यूम कर लिया, दैट्स इट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम की मैक्रो न्यूट्रिएंट का बैलेंस ही नहीं है, प्रोटीन, कार्ब, फैट का बैलेंस ही नहीं है। तो ये ना होना अपने आप में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर जंक फूड का आना एक प्रॉब्लम है। और फिर जंक फूड भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बार पीयर प्रेशर में खिलाया जाता है कि सोसाइटी में 3 बच्चों का बर्थडे बनाए, उनका होटल में बनाए, तो हमें हमारे वाले का भी वही बनाना है। तो होटल में क्या आएगा? वही पिज्जा आएगा, वही पास्ता आएगा, वही सारी चीजें आएगी। वेरी ट्रू। पहले ऐसा होता था कि जो चीट मील होते थे वो चीट मील वास्तव में कहलाते थे कि 6-8 दिन में खा लिए। अब तो रोज ही आप ये सब खा रहे हो। तो जब घर में ये आ रहा है, बच्चे ही खा रहे हैं, तो अब आप समझ लीजिए ग्रोथ कहाँ से होगी। तो डेफिनेटली अगर आपका मील ही बैलेंस नहीं है, आपका बॉडी बैलेंस, ब्रेन बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, ये कैसे डेवलप होगा? तो एज अ पेरेंट यू नीड टू थिंक अबाउट दीज फैक्टर्स। तो खुशविंदर, अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब एक हेल्दी न्यूट्रिशन का ब्रेन डेवलपमेंट में क्या रोल? सबसे बड़ा रोल ब्रेन के अंदर न्यूट्रिशन का ही है। अब वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। जब हम बात करते हैं बीएमआर की, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये बहुत सारे लोग बीएमआर वर्ड जानते हैं। इसका जो नहीं जानते उनके लिए एक बार मैं फटाफट से शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। आप अगर यहाँ पर बैठे हो, आपके स्केलेटल मसल्स में, हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं है, उस समय पर आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज को कंज्यूम करेगी? सिंपल। अच्छा, ये कहलाता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका आया 2000 किलो कैलोरी, ये आपका बीएमआर है। इसके अंदर से हमको ऐसा लगता है, जैसे अब आपने सुना होगा कि अगर मैं दौड़ने जाता हूँ 1 घंटे में तो 200 कैलोरीज बर्न होती है, वहीं अगर मैं ट्रेडमिल करता हूँ तो 300 होती है। इस तरह से आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। सबसे ज्यादा बीएमआर, सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है आपका ब्रेन, 70%, जो कोई भी स्केलेटल मसल नहीं कर सकता। तो दिमाग चलाओ तो शरीर अपने आप पतला हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे रात को पढ़ते हैं उनको जबरदस्त वाली भूख लगती है। ओके, तो इसलिए सबसे पहली चीज है कि जो कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा है दैट इज योर ब्रेन। और ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए आपको चाहिए होता है हेल्दी फैट्स। इसलिए कहते हैं कि अगर आप रात को सो रहे हो तो आप वॉलनट्स है, आलमंड से ये खा के सो तो ज्यादा अच्छी नींद आती है। तो फिर यार ज्यादातर पढ़ाई करने वाले बच्चे जो ब्रेनी पीपल होते हैं मोटे क्यों हो जाते हैं? फिर वो मोटे, ठीक है। अब ये देखो, ये दूसरी चीज है। पहली चीज है, मैंने बताया कि वो जो आपका ब्रेन है वो चल रहा है, वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन आपकी जो ओबेसिटी बढ़ रही है वो बढ़ रही है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से। तो वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब सेकंड चीज है, ब्रेन को और क्या चाहिए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने प्रोटीन, कार्ब, फैट की बात करी, वो है मैक्रो। माइक्रो के अंदर क्या आएगा? विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे मैग्नीशियम है, उसके अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट्स है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो जब डेफिशिएंसी होती है, ओमेगाज आपकी बॉडी में नहीं जा रहे, हेल्दी फैट, ओमेगा 3, 6, 9, उनका बैलेंस नहीं है। डाइट के अंदर जब आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट ही गायब है तो माइक्रो तो आप भूल ही जाइए। तो जब ये सारी डेफिशिएंसीज हैं, इस वजह से ब्रेन का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जिन मदर्स के अंदर B12 की डेफिशिएंसी होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो ब्रेन है वो श्रिंक हो जाता है। तो ये कारण है कि अब अगर आप देखेंगे ऑटिज्म वाले बच्चे, ये वाले बच्चों की तादाद 1920 से लेकर 2020 में, पिछले 100 सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। सो दैट इज द रीजन।
तो न्यूट्रिशन, द फूड दैट यू ईट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर योर डेवलपमेंट, आपके ब्रेन एक्टिवेशन के लिए भी, जैसा कि इन्होंने हमें बताया। एंड विच इज अ कॉम्बिनेशन आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या जा रहे हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में क्या जा रहे हैं। अब खुशविंदर, आफ्टर दिस न्यूट्रिशंस अगर हम बात करते हैं पानी की, वाटर इनटेक एक आइडियली एक बच्चे के लिए, एक अडल्ट के लिए या एक बुजुर्ग के लिए एक वाटर इनटेक क्यों इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, और कितना होना चाहिए? अगर मैं वाटर की बात करूं, देखिए अभी हमने दो चीज देखा, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हम अधिक मात्रा में खाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमको मिलीग्राम्स में, ग्राम्स में चाहिए होता है। Okay. तीसरी चीज जो हम पीते हैं दैट इज वाटर, Right. पानी। तो पानी अपने आप के अंदर जितना मैक्रो और माइक्रो इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत न्यूट्रिशियस फूड खाया, मैंने मेरे सारे सप्लीमेंट्स भी ले लिए, मैं एकदम आप सोचिए टॉप नॉच न्यूट्रिशन पे चल रहा हूं, लेकिन अगर मैंने पानी ही नहीं पिया तो उस पूरे न्यूट्रिएंट्स को ट्रेवल कौन करवाएगा? Okay. उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? और ग्रोथ कैसे होती है बॉडी के अंदर? मान लीजिए अभी मेरे हाथ पे यहाँ पर लग गई, तो उसकी हीलिंग कैसे होगी? जब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेगा। Right. अब जब मैं पानी ही नहीं पी रहा, वो ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा, तो हीलिंग ही नहीं हो सकती, ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। Okay. तो पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ में। पानी को हम लोग फ्री सप्लीमेंट भी कहते हैं। ओके, तो आइडियली कितना पानी का एक वाटर इनटेक एक बच्चे में, एक अडल्ट में और एक बुजुर्ग में, यानी एक सीनियर सिटीजन में होना चाहिए? अब देखिए इसका कोई ऐसा ना फिक्स कोई ऐसा नहीं है कि इतने लीटर पीना चाहिए, ये आपको एक कॉमन आंसर गूगल पे मिल जाता है, लेकिन इसको हम जज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना होता है आपका एक्टिविटी लेवल क्या है। मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको स्वेटिंग नहीं हो रही, तो आपको कंपैरेटिवली कम पानी की जरूरत है उस एथलीट के जो ग्राउंड पर बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहा है, जो जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, जो बाहर दौड़ रहा है, उसको पानी ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक्टिविटी का लेवल क्या है। सेकंड चीज हम देखते हैं एनवायरमेंट कैसा है। सर्दी में आपको कम पानी की जरूरत पड़ेगी, गर्मी में ज्यादा, क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा हो रही है। तो हमको ये देखना होता है कि आपका पानी बॉडी से निकल कितना रहा है, उतना ही आपको वापस विद इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन करूंगा, सोडियम एंड पोटेशियम, तब जाके वो पानी आपकी बॉडी होल्ड कर पाएगी। अगर आप प्लेन वाटर पिए जा रहे हैं 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर, तो बस आप उसको वैसे ही फ्लश आउट करते रहेंगे। ओके। तो पानी का मतलब केवल पानी नहीं हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मिक्स होकर जो पानी आ रहा है उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। मोटा मोटा अगर मैं बोलूं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये है कि सर मुझे तो लीटर्स बता दो एंड आई एम डन, तो वो हम बात करें 3 लीटर से 5 लीटर के बीच में। ओके, तो खुशविंदर आपने थोड़ा सा सप्लीमेंट्स के बारे में बात करी। मेरा एक वीडियो है जो बहुत वायरल भी हुआ ओवर द सप्लीमेंट्स जो मैंने बनाया था। तो व्हाट इज योर ओपिनियन, जब हम सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो क्या लोग कहीं से भी जाकर के कुछ भी सप्लीमेंट्स खरीद लेते हैं, तो क्या ये सही है? और नंबर 2 कि सप्लीमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज बहुत सारे मार्केट में सिंथेटिक सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, तो क्या ये सेफ है? सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ईटिंग और हैविंग सप्लीमेंट्स? चलिए, सबसे पहले हम सप्लीमेंट्स की बात पर बाद में आएंगे। आपको कौन सप्लीमेंट्स के बारे में बता सकता है उसकी बात करते हैं कि आपको किससे पूछना चाहिए। अब अगर तो हम किसी से नहीं है पूछते, तो हम गूगल से हैं और ले लेते हैं। नहीं, गूगल एक सर्च इंजन है जहां पर कोई भी कुछ भी डाल सकता है और आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। वहां पर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, दैट इज अ सर्च इंजन। ठीक है, अब मैं बात करूं सप्लीमेंटेशन की। जब हम बात करते हैं तो हमको सलाह लेनी चाहिए सर्टिफाइड सप्लीमेंटेशन कंसल्टेंट से, जो एटलीस्ट 5-10 महीना, साल 2 साल उसके बारे में जिसने पढ़ाई की है, और फिर वो आपको गाइड कर सकता है। नंबर 1, आप खुद से जाके सप्लीमेंट मार्केट में नहीं ले सकते। रीजन, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, आपने मान लीजिए विटामिन डी है, आप उसको कंटिन्यू 2-3-4 महीने से लेते जा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और आपको टॉक्सिसिटी करने लगेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। अब होता क्या है, मैंने देखा कि मान लीजिए नाखून के अंदर मेरे को यहाँ पर व्हाइट व्हाइट होने लगा, चलो कैल्शियम की कमी है ले लेता हूँ। सबसे पहली चीज है कि मेरे को ये देखना है मेरी ब्लड रिपोर्ट के अंदर वो कैल्शियम कितना कम आया है। तो कोई भी अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, चाहे वो नेसेसरी सप्लीमेंट ही क्यों ना हो, कैल्शियम, विटामिन डी, सबसे पहले आपको करवानी है ब्लड रिपोर्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि उसका सप्लीमेंट्स लेने का एक साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। करेक्ट। तो सबसे पहले इट हैज टू बी सपोर्टेड, और वो प्रूव होना चाहिए कि हाँ बॉडी में एक्चुअली में डेफिशिएंट है। और डेफिशिएंसी आने के बाद भी आप ऐसे किसी सप्लीमेंट को नहीं लेना चाहिए
बिकॉज दैट कैन रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी, जैसा कि खुशविंदर ने बताया। आप इनके जैसे आप एक्सपर्ट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। और कई बार हो सकता है कि वो आपको नेचुरल डाइट के थ्रू ही उसका सप्लीमेंटेशन एडवाइस कर दें और आपको एक्सटर्नल या सिंथेटिक सप्लीमेंटेशन की शायद जरूरत भी ना पड़े। अब ये इसी तरह से है, जैसे मान लीजिए अभी आपको डेंगू नहीं हुआ है और आपने डेंगू की दवाइयां शुरू कर दी, तो पहले टेस्ट तो करवाओगे ना डेंगू का मुझे है भी या नहीं है। True. तो पहले आप देखोगे डेफिशिएंसी है या नहीं। अब सप्लीमेंट में भी और दो कैटेगरी होती है, वाटर सॉल्यूबल और उसी के साथ में फैट सॉल्यूबल विटामिन। Okay. जैसे विटामिन ए, डी, ई के, ये वो फैट सॉल्यूबल विटामिन है जो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम करेंगे। Right. बी और सी कौन से विटामिन है, जैसे सी के लिए एक लिम्सी का एक वो आती है, गोली आती है। अगर वो आप 2 पत्ते भी खा लोगे, 20-50 लिम्सी भी खा लोगे, तो वो यूरिन से फ्लश आउट हो जाएगा। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सप्लीमेंटेशन बहुत डेप्थ का सब्जेक्ट है और सप्लीमेंट्स हम तब लेते हैं जब हमारा फूड इनटेक पहले रियल फूड कंप्लीट हो, देन यू ऐड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट इज लाइक सप्लीमेंट्री कॉपी आप कब लेते थे? जब आप एग्जाम देते थे, जब पहले मेन नोटबुक को फिल कर देते थे तब। वेरी ट्रू। तो पहले अपने रियल फूड पर ध्यान दो, टेस्ट करवाओ, कमी है एक्सपर्ट के पास जाओ और तब जाके सप्लीमेंट ऐड करो, वरना पथरी या ये इन सब से आप जूझोगे ही जूझोगे। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लीव यू विद वन सिंपल टर्म, हाइपरविटामिनोसिस। आप इस वर्ड को सर्च कीजिए जरा नेट पे, क्योंकि आप सब चीजें नेट पे सर्च करते हैं, और आप पढ़िए इसके बारे में कि कई बार एक्सेस में जो हम चीजें हमारे बच्चों को दे देते हैं बिना एक राइट एडवाइस के, एक कंसल्टेंट की एडवाइस के या एक डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर, तो वो कैसे उनकी हेल्थ को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। Now that brings me to the next topic, जिसमें हम बात करने वाले हैं खुशविंदर से, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स वुड बी इंटरेस्टेड इन, कि कौन से ऐसे सजेस्टेड फूड्स हैं आपके हिसाब से, बिकॉज आपने इस चीज की पढ़ाई की है, जो कि एक्चुअली में आई हेल्थ को, विजन हेल्थ को प्रमोट करता है। कोई कहता है कि आंवला खाओ, कोई कहता है गाजर खाओ। तो व्हाट आर दीज फूड ऑप्शंस जो हम हमारी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, जिससे उनका एक विजन हेल्थ मेंटेन रहे? देखिए, सबसे पहली चीज है, अगर आप वही यूट्यूब पे, गूगल पे जाओगे, आई हेल्थ के लिए कौन कौन से फूड अच्छे हैं, तो आपको 5 फूड की लिस्ट मिल जाएगी। ट्रू। ऐसे वीडियोस ऑलरेडी 50,000 हैं, तो हम कुछ नया नहीं बताने वाले। यार आपने तो डीमोटिवेट ही कर दिया। अब सुनिए, अब हम वापस से इसके रूट पे चलते हैं। Okay. आपको ये नहीं देखना कि कौन से फूड खा लूं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरी आंखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण है, और फिर उस विटामिन की पूर्ति करने के लिए कौन सा फूड है, और अगर उससे नहीं हो पा रही तो कौन सा सप्लीमेंट है। Okay. अगर हम इसके अंदर बात करें स्पेसिफिकली, तो विटामिन ए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको, अगर मैं फूड की बात करूं तो आपको गाजर में मिल जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। अगर आपको उसके बेसिकली विटामिन ए आपका पूरा हो जाता है फूड से, तो अलग से हमको उसका सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। परफेक्ट। इसी तरह से एक दूसरा है ओमेगा 3 इसेंशियल फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए। तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा, ओमेगा 3 की पूर्ति कहां से होगी? तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट है वो है फिश, फिश ऑयल। अब कोई व्यक्ति अगर फिश ऑयल नहीं खाता, फिश नहीं खाता, तो उसको ऐड करना पड़ता है ओमेगा 3 का सप्लीमेंट। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है कि सर मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं क्या करूं, मैं तो ना तो फिश ऑयल ले सकता क्योंकि उस पे तो वो रेड मार्क आता है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी का वेजिटेरियन ऑप्शन में एक एल्गे ओमेगा आता है। ओके, तो वो आता है वेजिटेरियन ओमेगा। अब किसी ने बोला सर मैं तो गोली ही नहीं लेना चाहता किसी भी प्रकार की, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गया, तो वो क्या करेगा, वो फिर जाएगा फ्लैक्सीड हो गए, वॉलनट्स हो गए, इनके ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, किस विटामिन से मेरी आंखें अच्छी होती है, उसके लिए फूड क्या है, उसके लिए सप्लीमेंट क्या है। डायरेक्ट आप ये मत सोचो कि मैं 1 किलो गाजर खा लूंगा और मेरी आंखें बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट, वेरी गुड पॉइंट। अब खुशविंदर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत कॉमन है, जैसे कि डायबिटीज, स्पेसिफिकली हाइपरटेंशन है, थायराइड है, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। स्पेशली अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हम लोग आंखों में भी देखते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाता है, आईज में कैटरैक्ट हो जाता है, इन्फेक्शंस की रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, हीलिंग नहीं हो पा रही है। तो डायबिटीज को आप न्यूट्रिशन से कैसे आप मैनेज कर सकते हो? देखिए अभिनव जी, मैं इसमें पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि डायबिटीज जो बढ़ी है वो पिछले, आप ऐसे मानिए 50-60 सालों के अंदर बहुत ज्यादा पीक पे है। वेरी ट्रू। मैंने इनफैक्ट हम लोग जब एक डेटा शेयर कर रहे थे, हमने अगर एक डेटा की हम बात करें तो लास्ट ईयर बाय 9 जून 2023
तक 100 मिलियन डायबिटिक लोग हो चुके थे सिर्फ इंडिया में। अब आप सोचिए कि लगभग 1.5 साल तो 2 साल और हो चुका है, तो यानी इनकी संख्या बढ़ी ही होगी, 100%। कम तो नहीं हुई होगी फॉर श्योर। और हम देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज की वजह से आंखों में होने वाली बीमारियों की रेट या इंसिडेंस रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। डायबिटीज से होने वाला कैटरैक्ट, डायबिटीज से होने वाली डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें पूरा विजन का लॉस हो जाता है। और प्लस अगर आईज में कोई इन्फेक्शन भी हो रहा है, बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो जाते हैं जिनको हील करने में भी प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज उनको हील नहीं होने देती है। तो ये डायबिटीज को किस तरीके से हम न्यूट्रिशन से मैनेज कर सकते हैं? सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हम डायबिटीज को देखें तो डायबिटीज बढ़ी है पिछले 60 से 70 सालों के अंदर, जो उसमें बहुत ज्यादा जंप आया है। वेरी ट्रू। इससे पहले भी आंखों की समस्याएं रही होंगी, आज से 100 साल पहले भी आंखों की समस्याएं रही होंगी, राइट। लेकिन अगर आप उसका डेटा निकालेंगे तो बहुत थोड़ी रही होंगी। आज अभी जो आपने मुझे डेटा बताया कि 9 जून 2023 को 100 मिलियन लोग भारत के अंदर ही डायबिटिक हो चुके हैं। अब आप ये सोचो 100 मिलियन लोगों के अंदर कितने जो डेटा है वो होगा कि इतने सारे लोग केवल और केवल आंखों की समस्या से जूझ रहे होंगे बिकॉज ऑफ डायबिटीज। तो ये डेटा जो पुराना डेटा है, जो आंखों की वास्तविक समस्या थी, उससे आपको कहीं ज्यादा ही मिलेगा। तो मैं कुल मिलाकर शॉर्ट में ये समझाना चाह रहा हूं कि डायबिटीज से आंखों की समस्या ज्यादा बढ़ी है बजाय जो ओरिजिनल आंखों की समस्याएं थी। राइट, 100%। तो अब हम बात करते हैं डायबिटीज को आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हो और आप अपनी आंखों का, और आंखें ही नहीं, आप अपने हर एक अंग का ख्याल रख सकते हो। राइट। डायबिटीज की जब बात होती है, डायबिटीज का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ चुका है। राइट, सिंपल। अब जब बात आती है डायबिटीज की, डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज का सीधा सा मतलब है कि आपकी जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो अधिक मात्रा में है। राइट। अब ये बात पचा नहीं पा रहे। करेक्ट, हम उसको पचा नहीं पा रहे। बेसिकली मैं इसको पचा नहीं पा रहे नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे। yes. अब अगर हम बात करें डायबिटीज बढ़ती कैसे, ग्लूकोज आता कहां से, तो वही सेम बात, सबसे पहले मैं रूट पे पहुंच जाऊं, मेरे को इलाज तो अपने आप मिल जाएगा। न्यूट्रिशन साइंस हमेशा सबसे पहले रूट पे पहुंचता है और रूट से जो कारण है उसी को वो खत्म कर देता है, तो इलाज अपने आप हो जाता है। okay. तो हम लोग डायबिटीज को पढ़ते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर, हम लोग इसको हार्मोन में नहीं पढ़ते कि इतनी डायबिटीज बढ़ गई, इतना ये सॉल्ट ले लो, दवाई ले लो, नहीं। हमारा डायबिटीज बढ़ी क्यों रही है? तो सबसे मेन चीज आई कि ग्लूकोज का इंटॉलरेंस नहीं है, बॉडी अब ग्लूकोज को नहीं संभाल पा रही, वो इरिटेट हो गई है इतने सारे ग्लूकोज से। अब ये ग्लूकोज आया कहां से? अगर मैं उसकी जड़ को खत्म कर दूंगा मुझे इलाज मिल जाएगा, सिंपल। ये ग्लूकोज आया अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट्स या फिर अनाज खाने से। अभी हमने क्या बात की थी बच्चों के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रोटीन नहीं है डाइट में, फैट्स नहीं है, केवल और केवल अनाज ही अनाज खा रहे हैं। अब अनाज का मतलब ये नहीं है कि केवल गेहूं खाना, आप अगर पोहा खा रहे हो वो भी अनाज है, आप चावल खा रहे हो वो भी अनाज है, आप बाजरा खा रहे हो वो भी अनाज है, आप पिज्जा खा रहे हो उसमें जो बेस है मैदा का वो भी अनाज है, आप बिस्किट खा रहे हो वो भी अनाज है, आप नमकीन खा रहे हो वो भी अनाज है, अनाज ही अनाज है। ओके, ठीक है। अब इस अनाज से बढ़ा आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज। अब बॉडी क्या करती है, जब भी आप अनाज खाते हो वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके ग्लूकोज में ब्रेक कर देती है। ग्लूकोज 3 जगह पर जाकर स्टोर होता है, पहला आपके लीवर में, सेकंड आपके मसल्स में, और तीसरा आपके ब्लड ग्लूकोज में। यहां पर कैपेसिटी होती है, लीवर आपका 80 से 100 ग्राम ग्लूकोज को रख सकता है, वो उसका टैंक है कि हाँ मैं इतना ही रख सकता हूँ। जैसे ये अभी आप देखो, ये पानी का ग्लास है, इसकी कैपेसिटी है ना 200 ml 3, तो ऐसे उसकी कैपेसिटी है। अब इसमें सेकंड है आपके मसल्स, उनकी कैपेसिटी कितनी है 450 to 500 ग्राम्स, और वो भी एक अडल्ट के लिए जिसके पास ठीक ठाक बॉडी में मसल है। तीसरा जब ये आता है ब्लड के अंदर, वहां पर उसकी कैपेसिटी होती है 5 ग्राम ग्लूकोज की। अच्छा। अब अगर आप ऑलरेडी अनाज खाते जा रहे हो, बॉडी उसको नहीं संभाल पा रही, तो वो ब्लड के अंदर आ गया। अब जब वो ब्लड में आपका ग्लूकोज बढ़ा, उसके बाद वो जितनी भी आपकी बॉडी की सेल्स है सभी को डैमेज करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा ग्लूकोज किसी को नहीं छोड़ता। तो सम अप बेसिकली आप 700 से 800 ग्राम ऑन दी अपर साइड, हाँ करेक्ट, आप एक दिन के अंदर एक शुगर को बेसिकली बॉडी संभाल सकती है। और अगर आप उससे ज्यादा अगर आपका शुगर इंटेक हो रहा है, ग्लूकोज वो भी सालों से, 40 साल 50 साल से, वो कितना संभालेगी? राइट। इनटॉलरेंस वर्ड का क्या मतलब होता है कि अब मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा, मेरे को जितना संभालना था मैं संभाल चुका, अब और नहीं। तो अगर आप इसकी जड़ को ही खत्म कर दोगे, आपकी डायबिटीज भी मैनेज हो जाएगी और आंखें तो आपकी बची रहेगी। ऑसम
ऑसम, क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जब हम भी बात करते हैं तो लोग जनरली ये बोलते हैं कि आप ये खाओ, ये मत खाओ, क्या खाओ, क्यों नहीं खाओ, पर उसके पीछे के लॉजिक और रीजनिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। तो आई थिंक विद दिस थॉट आप उसको बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो कि भाई अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो मैं उसके साथ में बिस्किट क्यों खाऊं, या अगर मैं अनाज खा रहा हूँ तो मैं अनाज कम खाऊं, हेल्दी न्यूट्रिशन ज्यादा खाऊं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव टिप आई वुड से। इसमें हम एक और चीज ऐड करते हैं, अगर आप डायबिटीज का भी वापस से आप गूगल पे जाओ, वापस से यूट्यूब पे जाओ, डायबिटीज में क्या खाएं, आपको 50,000 वीडियोस मिल जाएंगे। राइट। उसमें ज्यादातर क्या होगा कि कोई काढ़ा पी लें, कोई हाँ। किसी पाउडर को मिला के पी लें, कोई मेथी दाना भिगो के खा ये लें। मेरा नेक्स्ट सवाल था। अब सर अगर आप जो कार्बोहाइड्रेट्स दिन में खा रहे हो 500, 600, 700 ग्राम, वो तो सेम टू सेम है। अब वो मेथी दाना अकेला क्या करेगा 2-4 ग्राम, जब वो दवाई ही उसको मैनेज नहीं कर पा रही, इतना लैब में तैयार किया गया सॉल्ट वो ही उसको वो नहीं कर पा रहा मैनेज, तो आपको लगता है कि मेथी दाने से या मुनक्का खाने से या खजूर खाने से इससे आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी? मे भी वो फर्क पड़ सकता है, बट अल्टीमेटली आपको उसका जो सोर्स है, आपको जो उसका रूट कॉज है, उसी को ही आपको पहले ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी सारी चीजें भी आपको तभी हेल्प करेगी जब आप एक उसका सोर्स को आप अगर ठीक करेंगे तो। और दोस्तों यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, बिकॉज डायबिटीज बहुत ही प्रिवेलेंट है जैसा हमने बात किया, और ज्यादातर लोग या आपके परिवार वाले या आपके मदर फादर या पेरेंट्स जो कि डायबिटिक है ऑलरेडी, क्या वो रेगुलरली अपना आई चेकअप कराते हैं? आई चेकअप का मतलब सिर्फ एक विजन टेस्ट करना नहीं होता है। आप एक क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, वहां पे वो उनका फंडस, आई हेल्थ एग्जामिनेशन, आईज के स्ट्रक्चर्स को चेक करेंगे, बिकॉज डायबिटीज धीरे 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 आईज के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को, रेटिना को डैमेज कर सकता है, एंड दिस कैन लीड टू परमानेंट विजन लॉस, एंड इट इज वेरी कॉमन। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में आज इतनी टेक्नोलॉजीज है कि जहाँ पे शायद आपको डायलेट भी करने की जरूरत ना पड़े, वो इनकन्वीनियंस भी नहीं होता, और उसके बिना उसके भी आपका सारा डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप हो सकता है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग इट डन। तो दिस इज अ मार्क योर थिंग कि 2 साल में एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन हर डायबिटिक का जरूरी है। तो जैसा विनोद जी आपने बताया कि पहली चीज तो लोग रूटीन चेकअप नहीं करवाते आई का, राइट। ये क्यों है? क्योंकि अगर आप बात करेंगे चेकअप की, आजकल जो भी मेडिक्लेम्स हैं या थोड़े बहुत लोग सजग हुए हैं या उन्होंने कोई ऑफर देख लिया, एड देख लिया, ज्यादातर लेबोरेटरी के अंदर ब्लड टेस्ट के वो सारे के सारे ऑफर्स आते हैं। राइट। कि आपका सीबीसी है, केएफटी है, एलएफटी है, उसके अंदर ईयर हो गया, डेंटल हो गया, आई हो गया, इनके चेकअप इंक्लूड नहीं होते। तो लोग क्या करते हैं, मुश्किल से अगर करवाना भी है तो ज्यादा से ज्यादा, और वो भी क्यों कि मेरे वो जो बीमा है उसके साथ वो हो रहा है तो चल इसको करवा लेता हूँ। तो वो एक एड ऑन है, एक पर्क है कि हाँ मेरा हो रहा है तो मैं करवा लेता हूँ, इस वजह से नहीं करवा। यार मैं लोगों से पूछता हूँ कि जब आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो तो वो क्या इंश्योरेंस में कवर होती है? नो नो नो। तो आप अपने गाड़ी की सर्विस कराते क्यों हो? ब्रेक होने के बाद आप सर्विसिंग कराते हो, या आपकी गाड़ी का ब्रेकडाउन नहीं हो उसके लिए आप सर्विसिंग कराते हो? करेक्ट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आई चेकअप है या आपका बॉडी चेकअप है, इट शुड नॉट बी कि वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज दी स्टेप। आप जैसे अपनी गाड़ी की आप सर्विस कराने के लिए अगर आप सजग हो, तो अपनी बॉडी की सर्विसिंग कराने के लिए क्यों नहीं? अब हम बात करते हैं डायबिटीज की, जैसा हम पहले बात कर रहे थे। डायबिटीज को सर सोसाइटी ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, वो कैसे कर दिया है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको ही पता चला कि आपके किसी रिलेटिव को या आपके किसी पड़ोसी को मान लीजिए कैंसर हो गया है, तो आप बहुत ही एकदम ऐसे चिंता में हो जाओगे, उसको कैंसर हो गया, ओ माय गॉड, वो सही है या नहीं है, कौन सी स्टेज पे है। उसको आपको पता चला कि किसी को HIV हो गया है, वो HIV पॉजिटिव है, तो वहां पर आप चिंता में आ जाओगे। लेकिन जब बात आएगी डायबिटीज की, अरे वो तो मेरे फादर को भी है, अच्छा तेरे फादर को, तेरी मदर को भी है, वो दवाई चल रही है ना उनके 10 साल से। तो वो इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है डायबिटीज को सोसाइटी ने। पता तब लगता है जब या तो पैर काटने की नौबत आ जाती है, आंखों की समस्याएं हो जाती है, कोई घाव हुआ वो हील ही नहीं हो रहा, तब जाके पता चलता है कि अब हमें क्या हो, किडनी फेलियर, वो आई फेलियर, किडनी फेलियर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमको तो डायबिटीज है यार, ये तो पैसे वालों की बीमारी है। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ना लोग डायबिटीज पे ध्यान देते, ना ही उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस पे देते। जब वो एंड स्टेज आ जाती है कि बिल्कुल संभलने में ही नहीं आ रहा, इंसुलिन से भी अब कुछ नहीं हो पा रहा, तब जाके लोग भागते हैं कि अब किसी आई वाले के पास जाएं, उसको ये दिखाएं। तो प्रॉब्लम अभी भी डायबिटीज है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सोसाइटी ने डायबिटीज को नॉर्मलाइज कर दिया है, ये सबसे बड़ी डायबिटीज के साथ समस्या है, और इसलिए आपको इतने सारे केसेस आज देखने को मिल रहे हैं। परफेक्ट।
तो ऑन दैट नोट खुशविंदर, आपके साथ में बहुत सारी हमने इंटरेस्टिंग बात करी, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सेगमेंट कि हम लोग कुछ मिथ्स या मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में हम बात करें और जाने कि उनके पीछे की सच्चाई क्या है। जरूर। खुशविंदर, कुछ कॉमन डाउट्स हैं, कुछ कॉमन सवाल है जो हम लोग रोजमर्रा में सुनते हैं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि उनका कितना रिलेवेंस है। जैसे कि बहुत बेसिक चीज है, लोग कहते हैं कि आप हरी सब्जियां खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ और आप बहुत सारा गाजर खाओ, आपका चश्मा उतर जाएगा। कितना दम है इस बात में? देखिए, चश्मा उतर जाएगा के बारे में आप ज्यादा बेहतर सर बता सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, गाजर है, इनमें बताया जाता है कि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस सॉइल के अंदर ये उग रही है, आज वो सॉइल की परत ही गायब हो चुकी है। तो पहले तो विटामिन मिनरल सॉइल से ही गायब हो गए। फिर अगर आप ये सब्जियां कंज्यूम भी कर रहे हैं तो इन पे कितने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब डाले जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो, हेल्थ बेनिफिट के लिए, चश्मा उतारने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा ये वाली सब्जियां खाऊं, तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ही देगी, आपका चश्मा नहीं उतार पाएगी। ओके, सो दिस इज फ्रॉम हिज माउथ, नॉट फ्रॉम मी। ठीक है। दूसरा सवाल हम पूछते हैं आपसे कि ये बेसिकली हम कहते हैं वे प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन ले लो तो उससे आपकी आई साइट भी बढ़ जाती है, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, प्रोटीन का ऐसा कोई बहुत खास रोल नहीं होता। जब हम आईज की बात करते हैं तो विटामिन मिनरल्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब कई लोग बात करते हैं कि बोले जिम में आप ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग मत करो, इससे आपके आईज का प्रेशर बढ़ जाता है, आईज में आपको विजन भी जा सकता है। तो इज इट ट्रू? और आपने कितने केसेस देखे हैं? सर मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं, क्योंकि कितने सालों का आपका करियर रहा है? आई एम अ बिग फैन ऑफ बॉडी बिल्डिंग। मैं 19th सेंचुरी से एक्सरसाइजेस कैसे इवॉल्व हुई है उसके बारे में पढ़ रहा हूँ और वो मेरा पैशन है। कितने केसेस आपने देखे? मुझे एक्सरसाइज करते हुए खुद को 15 साल हो चुके हैं। अच्छा। ऐसा मैंने आज तक कोई केस नहीं देखा कि वो एक्सरसाइज कर रहा था, डंबल लगा रहा था और उसकी आंखें बाहर आ गई। दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैथ। लोग सोचते हैं कि हेवी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करेंगे नॉट एट तो उनका ऑल, विजन ये सब चला बहाने जाएगा। हैं सर हैवी ट्रेनिंग ना करने के। ओके। अच्छा, दूसरा लोग बोलते हैं कि नहीं आप हरी घास पे चलो तो वो आपके विजन को इम्प्रूव कर सकता है। नहीं कर सकता। ओके, तो अगेन सिर्फ हरी घास पे चलना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ में आप क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो। सर आप ये समझो ना, ये सारी चीजें इजाद कहाँ से होती है? जब लोगों को आसान चीजें चाहिए, हरी घास पे तो चल लेगी ना यार। लोगों को लगता है चल तो सकते हैं, तो लोगों को ये ऐसे चाहिए चुटकियों में चीज, जैसे डायबिटीज मेथी का दाना घोल के पी लेते हो जाएगी ना। हाँ, और ये मुझे एक और सवाल पे लेकर के आता है जो बहुत कॉमन है। लोग कहते हैं कि आंख में शहद डाल लो, दूध डाल लो, कोई लोग बहुत तरीके की चीजें डालते हैं कि उससे आपका आई का जो है वो हो जाएगा। तो क्या एक्चुअली आईज डायरेक्टली सक्षम है इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में? सर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, आपकी जो आंतें होती हैं वहां पर वो आंतें उनको सक करती है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। आंतें करती हैं भाई साहब, आंखें नहीं करती हैं। करेक्ट। अगर आप आंखें में उल जुलूल फालतू चीजें डाल रहे हो दैट कैन एक्चुअली कॉज अ सीरियस डैमेज टू योर आईज। 100%। सो ऑन दैट नोट मेरे आई थिंक सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज का बहुत अच्छा हमारा एक सेशन निकल करके आया, एंड आई होप यू वुड लाइक दिस। सर ये पॉडकास्ट ओवर हो उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। राइट। अलग अलग तरह के स्पोर्ट है, ज्यादातर आउटडोर स्पोर्ट्स है, लोग क्रिकेट खेलते हैं, लोग रनिंग करते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं। वहां पर सन से बचने के लिए हमें किस तरह के आई ग्लासेस वियर करने चाहिए? क्योंकि जिम में तो हमें चश्मा पहनने की जरूरत है नहीं, लेकिन जो लोग बाहर ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो कैसे कैटेगराइज करें? जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, हम जब शू की बात करते हैं तो रनिंग शू इज डिफरेंट, वेट ट्रेनिंग शू इज डिफरेंट, दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो क्या ये सेम टू सेम चीज चश्मे में, आई ग्लास में भी होती है? यस डेफिनेटली, आपने मेरा आंसर आसान कर दिया। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम आउटडोर्स की बात करते हैं तो वहां पे चैलेंजेस आते हैं ग्लेयर का। धूप इतनी तेज होती है, चौंधा इतना पड़ रहा होता है कि उसके अंदर देखना, जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर पोलराइज ग्लासेस रिकमेंड किए जाते हैं। बहुत सी बार इवनिंग कंडीशंस होती है, लो लाइटिंग कंडीशंस होती है। व्हाट इज पोलराइज ग्लासेस? तो पोलराइज ग्लासेस एक ऐसे ग्लासेस हैं जो कि ग्लेयर को कट ऑफ करते हैं। जो आपको चौंधा पड़ रहा है उसको कट ऑफ करते हैं और ग्लेयर वाली कंडीशंस पे भी आपको क्लियर और शार्प विजन देते हैं। ऐसे अगर हम इवनिंग की बात करें, इवनिंग आउटडोर एक्टिविटीज की बात करें जहाँ पे क्लाउडी कंडीशंस है, कॉन्ट्रास्ट बहुत डाउन है, किसी के विजन इश्यूज है, किसी की एज ज्यादा है और वो उसमें उनको लो कॉन्ट्रास्ट कंडीशंस पे प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट एनहांसिंग फिल्टर ग्लासेस आते हैं जिससे आपका कॉन्ट्रास्ट विजन बेटर हो सकता है। लोगों को नाइट ड्राइविंग में इशू आता है, ये मेरा अगला सवाल था, मुझे पूछना था ड्राइविंग। एग्जैक्टली, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक ऐसे ट्रिम्स आते हैं जिससे बचा जा सकता है। और अगर हम आउटडोर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, दैट इज यूवी एक्सपोजर, दैट कैन रियली कॉज हार्म टू योर आईज। तो वो आपके UV 400 सर्टिफाइड ग्लासेस आते हैं
जो कि आपको उन चीजों से बचा सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसे इंडोर स्पोर्ट्स की भी बात करें जो कि एक हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है या हाई कॉन्टैक्ट एक्टिविटीज है, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना, या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जहाँ पे शूटिंग है या कुछ इस तरीके की चीजें इन्वॉल्व है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे आपको बहुत सारी आई इंजरीज हो सकती है। तो वहां के लिए भी, उसके लिए भी एक स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हुए सेफ्टी आई ग्लासेस वो पहनना बहुत जरूरी है। अब सर ये बात तो हो गई प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट आते हैं, जैसे ये सप्लीमेंट आते हैं, Okay. ये मैं पूछने किससे जाऊं, मुझे बताएगा कौन, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है जो मुझे बताएगा, वो मुझे थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम ये चीजें पूछने किससे जाएं, इन चीजों की हम सलाह किससे लें। तो आइडियली इन चीजों को आपको करेक्ट तरीके से गाइड कर सकते हैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट। एक ऑप्टोमेट्रिस्ट वो होते हैं कि जिन्होंने 4 साल इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ाई करी है, एंड दे आर द राइट पीपल हु कैन एडवाइज यू या किस एक्टिविटी के लिए, किस नीड के लिए, किस ऑक्यूपेशन के लिए व्हाट वुड बी द राइट चॉइस ऑफ ग्लासेस या सेफ्टी पैरामीटर्स या कौन से फिल्टर्स आप यूज कर सकते हैं। एक सवाल मेरा आखिरी है आपसे। ब्लू लाइट एक्सपोजर जो हम सारे दिन स्क्रीन के सामने रहते हैं, रात को भी लैपटॉप चलता रहता है, फोन हमारे चलते रहते हैं, क्या उसके लिए जो ग्लासेस आते हैं वो केवल मार्केटिंग के हिसाब से उसको पुश किया जा रहा है या वास्तव में उसके अंदर कुछ दम है? देखो, अगर हम बात करें तो स्टिल इट्स अ टॉपिक जहाँ पे हम, मैंने मेरे भी कई सारे वीडियोस में बताया है कि अगर आपका स्क्रीन एक्सपोजर 4 घंटे से ज्यादा का है क्यूमुलेटिव, तो यू नीड सच ग्लासेस। ओके, अदरवाइज यू डोंट नीड देम। ओके, क्योंकि आपको उससे ज्यादा ब्लू लाइट तो आपको नेचुरल सन से मिल रही है। तो इट्स नॉट द ब्लू लाइट दैट इज अ प्रॉब्लम, इट इज द हाई एनर्जी वायलेट, ब्लू वायलेट लाइट जो की प्रॉब्लम है, जो कि हमारे आर्टिफिशियल डिवाइसेस इंक्लूडिंग आपकी एलईडी लाइट से भी निकलती है। करेक्ट। उससे हमको हमारी आईज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो योर लेंसेज शुड नॉट बी ब्लू कट, दे शुड बी ब्लू फिल्टर। तो जब हम ब्लू फिल्टर की बात करते हैं तो दे अलाउ द गुड ब्लू लाइट टू पास थ्रू, लेकिन जो हाई एनर्जी, हायर वेवलेंथ वाली जो ब्लू वायलेट लाइट है उसको वो कट ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा ही आसानी से इन सभी मेरे सवालों का जवाब दिया, तो मुझे बड़ा खुशविंदर, बहुत सारा आज एक अच्छा कंटेंट निकल करके आया है। विल बी पोस्टिंग दी स्मॉल रील सेगमेंट्स उन लोगों के लिए जो बहुत इम्पेशेंट है और छोटे छोटे सेगमेंट्स में इसको देखना चाहते हैं, और वो लोग जो इसको डिटेल में अपनी फैमिली के साथ में बैठ के देखना चाहते हैं, उनके लिए वी आर ऑल्सो गोइंग टू पुट अप अ लॉन्ग वीडियो, एंड यू कैन फॉलो आई केवमैन खुशविंदर ऑन हिज यूट्यूब चैनल, ऑन हिज इंस्टाग्राम चैनल। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई वुड वांट यू टू कमेंट, आप नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं और जानकारी और बात करना, और हो सकता है कि हम खुशविंदर के साथ में एक और पॉडकास्ट बनाएंगे आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए, ना कि सिर्फ रिप्लाई करेंगे। वी विल क्रिएट अ डिफरेंट पॉडकास्ट फॉर श्योर, ऑल टुगेदर विद यू। सो दिस इज फ्रॉम आवर साइड, दिस इज योर विजन दोस्त अभिनव मेहरवाल, wishing you all a happy and healthy vision. And this is Kushvendra Singh. Thank you so much everyone for watching, and thank you so much Abhinav ji for inviting me here. Thank you so much.